नमस्कार प्रिय मित्रों, हिंदी नरेंद्र हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर 3 वीडियो देख लिए थे, काल विभाजन, आज काल की भूमिका पर, नामकरण पर, काल विभाजन पर हम देख रहे हैं। तो आइए आज हम ग्रियर्सन का काल विभाजन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास क्लास संख्या 4 है। किसका है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा देखते हैं हम क्या है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, तो इनकी रचना का नाम क्या है? इनका इतिहास ग्रंथ क्या है? इनका इतिहास ग्रंथ जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इनके इतिहास पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसकी विशेषता क्या है? विशेषता के विषय में देख लेते हैं। विशेषता यह है कि इतिहास ग्रंथ जो है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में तथा एक पुस्तक के रूप में 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यानी इनका इतिहास ग्रंथ जो है प्रकाशन संस्था है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एक जो संस्था है प्रकाशन की, द रॉयल एशियाटिक ऑफ सोसाइटी ऑफ बंगाल की, तो उसमें जो है सबसे पहले एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इसका एक पुस्तक के रूप में 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह एक पुस्तककार के रूप में 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तब इसका हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। यह ग्रंथ कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया है, यानी इसमें कवियों का परिचय जो है कालक्रम अनुसार दिया गया है। तो यह ग्रंथ जो है कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। तो आगे आइए देखते हैं। कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया यह हिंदी का प्रथम ग्रंथ है। यानी कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया यह हिंदी का प्रथम ग्रंथ है। यानी कालानुक्रम का मतलब है कवियों का जो जन्म स्थान होता है, जैसे कौन कवि सबसे पहले हुआ, कौन कवि बाद में हुआ, उसके बाद में हुआ। तो यह ग्रंथ जो है कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। यह इतिहास ग्रंथ यानी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है, यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है, यह इतिहास ग्रंथ हिंदी के 11 चरणों में बांटा गया। कितने चरणों में? हिंदी के 11 चरणों में बांटा गया है। आचार्य शुक्ल ने इसे अध्ययन मात्र कहा है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यह इतिहास ग्रंथ हिंदी के 11 चरणों में बांटा गया है। आचार्य शुक्ल ने इसे अध्ययन मात्र कहा है। तो आइए देखते हैं हम 11 चरण कौन कौन से हैं। तो पहला चरण क्या है हमारा? आइए हम देखते हैं। पहला चरण है चारण काल। दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। तीसरा जायसी की प्रेम कविता। चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार। छठवां है तुलसीदास। सतवां है रीतकाल यानी रीतकाल। सतवां है इनका ये जो सतवां है रीत काव्य है। आठवां तुलसी के अन्य परावर्ती कवि हैं। नौवां जो है 18वीं शताब्दी है। 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान है। 11वां है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। यानी जो गारसा द तासी का जो ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है, वह जो है इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को 11 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया? 11 भागों में विभाजित किया। तो 11 के नाम आप लोग याद कर लीजिए। पहला क्या है? चारण काल है। दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल है। तीसरा है जायसी की प्रेम कविता है। चौथा है ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय है। पांचवा है मुगल दरबार है। छठवां है तुलसीदास है। सातवां है रीत काव्य है। आठवां तुलसी के अन्य प्रावर्ती कवि हैं। नौवां है 18वीं शताब्दी का है। इसके बाद 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। यानी गारसा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ को, जो इनका द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ है, वह 11 भागों में विभाजित किया गया है। तो आइए आगे देखते हैं, कुछ बातें इसमें और जानते हैं हम। इसमें कुल रचनाकारों की संख्या 952 है।
जिसमें सभी हिंदी के रचनाकार हैं। यानी इसमें कुल रचनाकारों की संख्या कितनी है? 952 है, जिसमें सभी के सभी हिंदी के हैं। इसके पहले जो है सबसे ज़्यादा उर्दू के होते थे, फिर इसके बाद हिंदी के होते थे। यानी यह पहला ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ है, जिसमें सभी के सभी रचनाकार जो हैं हिंदी में हैं। यह पहला इतिहास ग्रंथ है जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया। इसमें काल विभाजन का प्रयास किया गया। हमने देखा कि जो 11 काल विभाजन किए गए हैं, इसमें काल विभाजन का प्रयास किया गया। अगला पॉइंट है, भक्ति काल को हिंदी का स्वर्णयुग कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। ग्रियर्सन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा। तो आगे आइए देखते हैं हम। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ की भूमिका में लिखा है, मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अतः मैं संस्कृत में ग्रंथ रचना करने वाले लेख का विवरण नहीं दे रहा हूँ। प्राकृत में लिखी पुस्तकों को भी विचार के बाहर रख रहा हूँ। भले ही प्रकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो, पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती। मैं तो अरबी फारसी के भारतीय लेखकों का उल्लेख कर रहा हूँ। यानी ग्रियर्सन ने अपने इतिहास के ग्रंथ की भूमिका में ये बातें लिखी हैं। तो आगे देखते हैं। ग्रियर्सन की दूसरी विशेषता है कि उन्होंने अपने ग्रंथ के आधार स्रोत के रूप में यानी गारसा दातासी के, शिव सिंह सेंगर के ग्रंथों के अतिरिक्त भक्तमाल, गोसाई चरित, कालिदास हजारा काव्य संग्रह आदि 17 रचनाओं का उल्लेख करते हुए स्थान स्थान पर मूल आधारों के संदर्भ में भी संकेत दिया है। यानी गारसा दातासी वो सॉरी जो ग्रियर्सन है, इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखते समय जो है किन किन ग्रंथों को आधार बनाया है, किन किन ग्रंथों के माध्यम से इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ तैयार किया, उन सब के बारे में जानकारी दी है। तो आगे चलते हैं। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य के विकास का क्रम निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में करना तथा 16वीं-17वीं सदी युगों को भक्ति काल या हिंदी स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यानी इन्होंने भक्ति काल को यानी 16वीं शताब्दी को इन्होंने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना। तो आगे देखते हैं मिस्र बंधुओं का इतिहास। तो अगला देखते हैं, मिस्र बंधुओं के इतिहास के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मिस्र बंधुओं का इतिहास जो है, हमने गारसा दातासी का देख लिया, तो हम मिस्र बंधुओं का देख रहे हैं। मिस्र बंधुओं में पहले देखते हैं मिस्र बंधुओं में कौन कौन व्यक्ति आते हैं। मिस्र बंधुओं में जो है एक श्याम बिहारी मिश्र हैं। मिस्र बंधुओं में एक श्याम बिहारी मिश्र हैं, एक सुखदेव बिहारी मिश्र है, एक गणेश बिहारी मिश्र। पहली बात तो आपसे यही पहला क्वेश्चन पूछता है कि मिस्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है। चार दे देगा, एक श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। तो इन चारों में आपको तीन नाम याद कर लेना है जो मिस्र बंधु हैं, जिसमें से पहले हैं श्याम बिहारी मिश्र, दूसरे हैं सुखदेव बिहारी मिश्र, तीसरे हैं गणेश बिहारी मिश्र। तो रचना क्या है? मिस्र बंधु विनोद। यानी मिस्र बंधु विनोद जो है, मिस्र बंधु विनोद चार भाग, मिस्र बंधु विनोद जो है मिस्र बंधुओं की है। यह चार भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। यानी जिसमें तीन भाग का प्रकाशन, प्रथम तीन भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। मिस्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को इतिहास की संज्ञा देते हुए भी भरसक इस बात का यकीन किया है कि यह आदर्श इतिहास सिद्ध हो, यानी यह एक आदर्श इतिहास सिद्ध हो। तो मिस्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? मिस्र बंधु विनोद है। इसके कितने भाग हैं? चार भाग हैं, जिसके प्रथम तीन भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। इसका प्रकाशन संस्था क्या है? नागरी प्रचारी सभा काशी से इसका प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो नागरी प्रचारी सभा काशी से प्रकाशित हुआ। तो आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यह इतिहास ग्रंथ
कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। किस पद्धति में? कालानुक्रम पद्धति में भी लिखा गया है। कुल रचनाकारों की संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। कुल रचनाकारों की संख्या 4591 है, यानी लगभग 5000 कवि हैं। तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को मुख्यतः 5 युगों में तथा उपविभाजन सहित 8 युगों में बांटा है। तो आइए हम देखते हैं। तो पहला इन्होंने क्या किया? आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा, यानी आदिकाल या आरंभिक काल विक्रमी संवत 700 से 1444 ईस्वी में, जिसमें आदिकाल को 2 भागों में बांटा, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल की सीमा 700 से 1343, उत्तर आरंभिक काल की सीमा 1343 से 1444 ईस्वी। इसके बाद दूसरा आते हैं भक्ति काल या माध्यमिक काल। मिश्र बंधुओं ने भक्ति काल को किस नाम से अभिहित किया? माध्यमिक काल के नाम से, जिसमें विक्रमी संवत 1445 से 1680 ईस्वी में। पहला है पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560, प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 ईस्वी में। और तीसरे की तरफ चलते हैं रीत काल या अलंकृत काल, विक्रमी संवत 1681 से 1889 ईस्वी में। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790, उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889। तो अगला देखते हैं परिवर्तन काल। परिवर्तन काल विक्रमी संवत 1890 से 1925 ईस्वी में है। वर्तमान काल विक्रमी संवत 1926 से अब तक है। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, इन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल के नाम से संबोधित किया, यानी मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल के नाम से संबोधित किया। पुष्य या पुंड्र को हिंदी का पहला कवि माना। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? पुष्य या पुंड्र को माना। इन्होंने रचनाकारों की निम्नलिखित 3 श्रेणियां निर्धारित की। पहला है उत्तम, दूसरा है मध्यम, तीसरा है सामान्य। यानी एक क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सा कवि है जो अपने इतिहास ग्रंथ में रचनाकारों की 3 श्रेणियों का निर्धारण किया? तो वे मिश्र बंधु हैं, जिन्होंने एक उत्तम है, दूसरा मध्यम है, तीसरा सामान्य है। रचनाकारों की श्रेणियों का निर्धारण करने वाले पहले कवि हैं। पॉइंट नोट करते जाइएगा आप लोग। रचनाकारों की श्रेणियों का निर्धारण करने वाले पहले कवि हैं। इतिहास ग्रंथ जो है तुलनात्मक श्रेणी में है, यानी सबसे पहले तुलनात्मक जो है वर्गीकरण किसने किया? मिश्र बंधुओं ने ही किया है। तो इतिहास ग्रंथ जो है तुलनात्मक श्रेणी में लिखा गया है। यह इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारित सभा काशी की हस्तलिखित ग्रंथों की खोज रिपोर्ट समिति के आधार पर लिखा गया है। यानी जो यह इतिहास ग्रंथ है, यह नागरी प्रचारित सभा काशी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज रिपोर्ट के आधार पर लिखा गया है। यह इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है, अर्थात शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए सामग्री जो है मिश्र बंधु विनोद से लिया था। तो आज हम आप लोगों को मिश्र बंधुओं के इतिहास के विषय में बताए और ग्रेजुएशन के विषय में। तो आगे हम इसके बाद शुक्ल का और अन्य विद्वानों के काल विभाजन से संबंधित चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कृपया आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, नोट से एक बना लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।